जरा सुना देते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो लाइव आउटपुट मिल रहा है, वहां पर सुनते हैं जरा। For an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. देखिए, जो प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया गया था ना कि साहब ये जिस तरीके से हटाया गया अनुच्छेद 370, क्या ये सही है या नहीं है? क्योंकि जिस समय 370 हटाया गया उस वक्त तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। उसी को लेकर विस्तार से जो जज साहब हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़। एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलती हूं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, ये निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्या उठाया गया था? सवाल ये उठाया गया था कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया है, यानी कि अनुच्छेद 370 के खात्मे का, आर्टिकल 335 के खात्मे का, तो वो सही नहीं है। तो उसी पर अभी मुख्य न्यायाधीश बता रहे हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है, उनकी शक्तियां उनके पास में है जो ऐसा फैसला ले सकती हैं। लिहाजा ये कह देना कि उनके पास में अधिकार नहीं था और वो जो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि उस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अनुच्छेद 356 में होता क्या है? होता यह है कि राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना, और ये एक ऐसा अधिकार है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और संभवतः ये बात जो वकीलों ने जो इस फैसले का विरोध कर रहे थे अनुच्छेद 370 के हटाने का, उनको सुनवाई के दौरान समझ में आया था। इसी वजह से उन्होंने बाद में इस चीज पर जोर नहीं दिया था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस बात को एक बार फिर से इंगित कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत यह अधिकार है कि वो अगर उनको सही लगता है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लिहाजा उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि सुनवाई के दौरान उस दौरान ये कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ में वहां की विधानसभा भंग हो गई और यह फैसला ले लिया गया। तो यहां पर विधानसभा का मत नहीं लिया गया, जबकि 1957 में जब ये आर्टिकल 370 जिसको अस्थायी तौर पर केंद्र सरकार कह रही है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना था स्थायी था, उनका ये कहना है कि 1957 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां पर संविधान सभा थी उसने ये तय किया था कि ये स्थायी आर्टिकल रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, और इस वजह से इसको हटाया नहीं जा सकता। तो फिलहाल जो पूरी चर्चा हुई थी वो इस बात को लेकर के हुई थी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, और मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में उस चीज का जिक्र किया है कि सबसे पहला बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि अनुच्छेद 370 स्थायी था या अस्थायी, और उसी पर अब ये पूरा फैसला आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार की जगह राष्ट्रपति फैसले ले सकते हैं, या राज्य सरकार की जहां केंद्र सरकार फैसले ले सकती है, ये बात फैसले में कही गई है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकती है। देखिए, जैसे ही जो है विधानसभा भंग कर दी जाती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वहां पर केंद्र सरकार और जो संसद है, देश की संसद है, वो फैसले लेती है राज्य से संबंधित, और उसी बात का जिक्र अभी इस वक्त जो फैसले में किया जा रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसी वजह से हो जाता है कि राष्ट्रपति ये फैसला ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, और इसी वजह से अभी भी जो लगातार उसी चीज पर जो है यहाँ पर अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और ये कहा है कि
कि राष्ट्रपति शासन लगाना या नहीं लगाना उस पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता, और राष्ट्रपति ने अगर कोई फैसला लिया है तो उस पर सवाल हो ही नहीं सकते। तो ये किस ओर इंगित कर रहा है? पहली जो अगर हम इसको अब तक का जो इंटरप्रिटेशन करें वो इस ओर इंगित कर रहा है कि राष्ट्रपति ने अगर वो फैसला लिया है 370 हटाने का और राष्ट्रपति शासन के दौरान लिया गया है तो उस पर सवाल नहीं उठ सकते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक जिस तरीके से जजमेंट पढ़ रहे हैं जज साहब, उससे साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि प्रक्रिया को लेकर जो सवाल था कि साहब अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से हटा दिया गया, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत, उसी को लेकर जजमेंट में जो बड़ी बातें अभी तक डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी तरफ से पढ़ी गई हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, संवैधानिक स्थिति यही है। उनकी तरफ से यह भी साफ किया गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है, और यही सबसे बड़ी दलील थी जिसको लेकर अनुच्छेद 370 जो हटाया गया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कहा गया था कि साहब ये तो प्रक्रिया ही गलत है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर आपने विधानसभा को भंग कर दिया तो फिर विधानसभा जिसके पास शक्ति है फैसला लेने की, उसके बजाय संसद कैसे फैसला ले सकता है? तो कुल मिलाकर अभी तक जिस तरीके से अपना जजमेंट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पढ़ रहे हैं उससे यह साफ हो रहा है कि प्रक्रिया जो अपनाई गई है अनुच्छेद 370 को हटाने में, कमोबेश उसमें किसी तरीके का कोई सवाल, किसी तरीके की कोई गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 356 का जिक्र यहां पर चीफ जस्टिस की तरफ से किया गया, ये कहते हुए कि उसके जरिए शक्तियां राष्ट्रपति को हासिल हैं, यही संवैधानिक स्थिति है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र जो है वो राज्य सरकार की जगह फैसला ले सकता है। ये सबसे बड़ी अब तक की खबर है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, जी बिल्कुल, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि केंद्र राष्ट्रपति शासन के दौरान ना पलटे जाने वाले फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह कहना था, जो लोग चुनौती देते हुए आए थे, कि देखिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने कोई फैसला ले लिया और ऐसा फैसला ले लिया जिसको बाद में पलटा नहीं जा सकता, लिहाजा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस दलील को नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो लोग 370 का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट आए थे, और अब इतिहास पे बात होने लगी है कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर समझौते के दस्तखत किए थे, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई है, वो भारत के तहत हो गया है। साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जैसे ही राजा हरि सिंह ने विलय की बात कही थी, दस्तखत किए थे, तभी साफ हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और ऐसे में अब ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये टिप्पणी इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर है, जिसको लगातार ये कहा जाता रहा है, उसमें कोई दो राय कभी रही नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो ऐसे में अगर भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो वहां पर वही कानून लागू होगा ना, वही संविधान लागू होगा जो पूरे देश में है। तो इसमें दो राय क्यों है, इसमें मतभिन्नता क्यों है? संभवतः सुप्रीम कोर्ट उसी ओर आगे बढ़ रही है। ये बात कहते हुए, और फिर दोहरा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इस वजह से कही है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि महाराजा हरि सिंह ने जब दस्तखत किए थे तो उसका एक अलग स्टेटस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है, ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और ये बात क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, अंकित गुप्ता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पहला मुद्दा जिस पर सुनवाई होनी थी वो ये था कि क्या अनुच्छेद 370 स्थायी व्यवस्था थी, और ये स्थायी व्यवस्था की बात इस वजह से की जा रही थी कि साहब जो संविधान सभा थी जम्मू कश्मीर की वो तो भंग कर दी गई थी, लेकिन अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तस्वीर साफ की गई। सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जब समझौते पर दस्तखत किया, उसी समय जम्मू कश्मीर की जो संप्रभुता थी वो खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर सीधे सीधे भारत के तहत आ गया। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मोहर लगती हुई भारत का संविधान
जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊपर हो गया। तो वो जो दलील दी जा रही थी कि साहब जब वहां पर संविधान सभा आपने खत्म कर दी तो अनुच्छेद 370 तो स्थायी हो गया, और ऐसे में अगर ये परमानेंट है तो इसको भारत सरकार हटा कैसे सकती है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बताया जा रहा है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। ऐसे में अनुच्छेद 370 जिसको स्थायी बताया जा रहा था, कुल मिलाकर उसको भी यहां पर नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट, तो प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर चुका है और अनुच्छेद 370 स्थायी अस्थायी उसको लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर रहा है। अंकित, रोमाना,